हेलो बच्चों, तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का लेक्चर नंबर 3। तो देखो, इससे पहले वाला जो चैप्टर किया था हमने, उस चैप्टर में देखा था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और हमने किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम और केसों में निकाले थे कि जैसे द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने 3 केस पढ़ा था, एक तो अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में और तीसरा किसी भी पॉइंट पर हमें अगर वैद्युत क्षेत्र बताना है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम आसानी से बता ले जाते थे। उसके बाद फिर हमने एक चीज और पढ़ा था कि आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये चीज भी हमने वहां पर पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में इतना कर लिया था। और इस चैप्टर में हमने देखा कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। एक चीज और सीखा यहाँ पे कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव क्या होता है, ये चीज भी हमने निकालना यहाँ पर सीख रखा है। ठीक है, और विभव कितना होता है, KQ डिवाइड बाई R के बराबर होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो ये है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। जो हमने अभी तक वैद्युत क्षेत्र पढ़ा और जो वैद्युत विभव पढ़ा, इन दोनों में संबंध क्या होता है, इस संबंध को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाते हैं कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। अच्छा, इसको संबंध पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं कि जो हमारा विभव परवर्ता किसे कहते हैं। तो हेडिंग लगा लो, विभव परवर्ता। विभव परवर्ता। तो देखो, परवर्ता का नाम तो पहले भी तुम सुन चुके हो, क्लास 10th में मैथ में परवर्ता का नाम सुना होगा, जिसे स्लोप बोलते थे। 11th में भी परवर्ता का नाम सुना होगा। तो देखो, परवर्ता को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, m से रिप्रेजेंट करते थे कि m बराबर, और यही 11th में पढ़ा होगा कि ये होता है dy बाई dx के बराबर। इसको भी क्या बोलते हैं, परवर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में y में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वायु की दर में जो परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते थे, dy बाई dx बोलते थे। इसी को हम परवर्ता भी बोलते थे। तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके से, तो यहां पर भी क्या होगा, विभव परवर्ता जो यहां पे नाम दिया गया है, तो यहां पर भी कुछ इसी प्रकार से चेंज हो रहा होगा। यानी कि जो विभव है v है, वो किसी दूसरे टर्म के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा। तो यहां पे जो विभव होता है वो हमारा दूरी के सापेक्ष में चेंज होता है। तो दूरी के सापेक्ष में विभव में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभव परवर्ता कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखो, अगर हम देखें यहां पे, तो देखो सबसे पहले तो ये लिख लो कि जो हमारा विभव परवर्ता है, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिवर्तन की दर। विभव परवर्ता का मतलब होगा परिवर्तन की दर। और यहां पे विभव परिवर्ता में ये हमारा परिवर्तन किसमें होगा, दूरी के सापेक्ष। दूरी के सापेक्ष जो भी परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन हमारा किसके सापेक्ष में होगा, दूरी के सापेक्ष में होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे जो विभव परवर्ता हमने बताया कि विभव में दूरी के सापेक्ष में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभव परवर्ता कहते हैं। अब देखो, अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dv डिवाइड बाई डी r, यानी कि दूरी के बढ़ने के साथ, दूरी के परिवर्तन होने के साथ v में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभव परवर्ता कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे अगर मान लो कोई एक आवेश यहां पर q रखा हुआ, ठीक, यहां से r दूरी पर पॉइंट p पर हमें विभव निकालना है। तो पॉइंट p पर जो विभव होगा, ये होगा हमारा kq डिवाइड बाई r के बराबर होगा। ठीक, kq डिवाइड बाई r के बराबर होगा। अब यहां से देखो, जो हमारा विभव आया, ये विभव हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया किसके, r के आया। अब अगर r का मान मैं बढ़ाऊंगा, देखो अगर r का मान मैं बढ़ाता जाऊं, r का मान बढ़ाऊंगा, तो वहां से हमारा v का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं r का मान घटाता जाऊंगा, तो v का मान भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। देखो जैसे जैसे ये r का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे v का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। ये r बढ़ता जाएगा तो डिवाइड में, इसलिए v का मान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर विभव को डिफाइन करते हैं कि v जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r के होता है, और r के चेंज होने में, r के चेंज या r में चेंज होने की वजह से v में जो चेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभव परवर्ता कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा था विभव परवर्ता में। तो इसकी डिफिनेशन भी लिख लेते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है इसका एग्जैक्ट। तो ये लिख लो कि वैद्युत क्षेत्र में, इसका डिफिनेशन लिख लो यहाँ पे कि वैद्युत क्षेत्र में
विभव वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव परवर्ता कहते हैं। परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव परवर्ता कहते हैं। ठीक है, परवर्ता कहते हैं। तो कभी कभी बोर्ड में 1 नंबर का भी पूछ सकता है कि विभव परवर्ता किसे कहते हैं, तो सिंपल सा डिफरेंशियल लिख दो कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव परवर्ता कहते हैं। ये हमारा विभव परवर्ता होता है। अब चाहो तो ये तुम्हारा समझने का तरीका है कि देखो सिंपल सा परवर्ता का मतलब होता क्या है? परिवर्तन की दर होता है कि कितना परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ हर जगह पे परिवर्तन अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे y में परिवर्तन होता था x के सापेक्ष में, अब यहाँ पे हमारा जो परिवर्तन होगा वो किसके सापेक्ष में होगा? दूरी के सापेक्ष में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विभव परवर्ता कहते हैं। ठीक है, बस इतना सारा विभव परवर्ता में जल्दी से नोट कर लो। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। तो इसका सिंपल सा, इसका अगर परिभाषा पूछा है तो परिभाषा भी बता सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? विभव परवर्ता कहते हैं। नोट कर लिया था ना? अच्छा चलो, नोट नहीं किया तो पीछे जाके वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र, जो हमें यहाँ पे मेन चीज सीखना है आज कि वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। यहां पर हम संबंध निकालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर जो संबंध है इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र तथा विभव परवर्ता में संबंध। क्योंकि अभी जब हम फार्मूला ड्राइव करेंगे पूरा जो आ जाएगा हमारा कंप्लीट, तो वहां dV/dr करके आता है। तो यहां पे कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि वैद्युत क्षेत्र तथा विभव परवर्ता में संबंध क्या, चाहे विभव परवर्ता में संबंध बोले या वैद्युत विभव में संबंध बोले, दोनों बात हमारी एक ही होती है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे मान लो कि जैसे अगर कोई एक आवेश में Q ले लूँ, जैसे यहाँ पर कोई आवेश Q ले लिया, यहाँ से R दूरी पर अगर पॉइंट P मान लो, तो इस पॉइंट P पर अगर मैं विभव या वैद्युत क्षेत्र निकालूं तो पॉइंट P पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा, ये वैद्युत क्षेत्र होता है हमारा KQ/R² के बराबर होता है। यही तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र होता है किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर। और ये जो होगा ये हमारी एक सदिश राशि होती है। ये जो होगा ये हमारी एक सदिश राशि होती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो होगा ये वैद्युत क्षेत्र हमारा एक सदिश राशि होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर पॉइंट P पर हम विभव निकालना चाहें कि विभव कितना होगा, तो विभव देखो हमारा कितना होगा, विभव Vp बराबर हो जाएगा KQ/R के बराबर होगा। यही तुम्हारा विभव होता था। और एक चीज और, यहाँ पे ये विभव होता है ये हमारी कैसी होती है? अदिश राशि होती है। जो विभव होगा ये हमारी अदिश राशि होगी, यानी कि विभव में कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, केवल और केवल हम आंसर निकाल कर रख देते हैं, इसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा तो आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो, ये पॉइंट एकदम दिमाग में बैठा लो, तो यहाँ से तुम्हारा लगभग आसान हो जाएगा पूरा लेक्चर। आधा ज़्यादा लेक्चर तो इसी पे निकल जाएगा। ठीक है, आगे भी बहुत काम आएगा। तो ये कहता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव हमेशा घटेगा। तो इसको पहले लिखो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव हमेशा घटेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव जो होगा वो हमेशा घटेगा। जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा विभव क्या होगा, कम होता चला जाएगा। देखो इसका एग्जांपल, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर एक आवेश मैं ले लेता हूँ Q। ठीक, यहाँ से ये मान लिया हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। ये हमारा यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे ये हमारा 2 मीटर है और यहाँ पे ये हमारा 3 मीटर है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे विभव निकालूं, यहां पर 1 मीटर पे विभव निकालूं, तो 1 मीटर पे हमारा विभव कितना होगा? 1 मीटर विभव हो जाएगा KQ/1 के बराबर होगा। ठीक, 2 मीटर पे विभव कितना होगा? KQ/2 के बराबर होगा। 3 मीटर पे विभव कितना होगा? KQ/3 के बराबर होगा। देखो इसी फार्मूले में रख रहा हूं
जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था कि किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विभव कितना होता है, KQ डिवाइड बाई R। तो अगर मैं 1 मीटर पे निकालूंगा तो KQ बाई 1 होगा, 2 मीटर पे निकालूंगा तो KQ बाई 3, 3 मीटर पे तो KQ बाई 2 होगा यहाँ पे, और 3 मीटर पे तो KQ बाई 3, और 4 मीटर पे तो KQ बाई 4, 5 मीटर पे KQ बाई 5 होगा। तो देखो जैसे जैसे मैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, देखो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे KQ का मान विभव जो होता है वो कम होता चला जाए। देखो यहाँ पे KQ था, यहाँ KQ का आधा हो गया, यहाँ KQ का 1/3 हो गया, 4 मीटर पे आएंगे KQ का 1/4 हो जाएगा, 5 मीटर पे आएंगे KQ का 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता जाता हूं वैसे वैसे हमारा विभव जो होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक, चलिए अब देखो यहां पे जो हम विभव निकालेंगे, ये विभव हम दो केस में निकालेंगे। एक तो विभव निकालेंगे जब एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, या फिर ऐसे बोल लो कि वैद्युत क्षेत्र अचर हो, कांस्टेंट हो। और दूसरे केस में निकालेंगे कि जब हमारा वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। दो केस करके यहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ नोट करना चाहो तो नोट करो, इससे कुछ नोट करने वाली चीज है नहीं, बस यही एक लाइन हमें नोट करने वाला है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमेशा विभव कैसा होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया इसको। चलिए तो अब यहां पे सबसे पहला केस लेते हैं। देखो यहां पे पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जब वैद्युत क्षेत्र जो हो वो हमारा एक समान हो, एक समान एक समान वैद्युत क्षेत्र, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमारा कैसा होगा, अचर होगा, या इसी को कांस्टेंट लिख लो कि वैद्युत क्षेत्र हमारा कैसा हो, अचर हो। तो उस केस में हमारा वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है, इस संबंध को हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे जब एक समान वैद्युत क्षेत्र हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं कि ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे होता है तो बात पता है ना पूरी, कि दोनों जो होते हैं समांतर होते हैं। ठीक है, समांतर होते हैं, बराबर निकलते हैं। समांतर मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पर हम 1.1 रख देते हैं, या ये मान लो कि ये दूरी हमारी है। ठीक, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर एक आवेश रख देते हैं Q0, एक आवेश हमने यहाँ पर रख दिया Q0, और यहाँ से इस आवेश को इस 0.1 से 0.2 तक हमें ले जाना है। इस आवेश को 0.1 से 0.2 तक हमें ले जाना है, और इसके बीच की जो दूरी है इसको नाम दे देते हैं, दूरी मान लेते हैं कि हमारा कितना है, dr के बराबर है। ठीक है, तो देखो अगर 0.1 से 0.2 तक ले जाना है तो हमें ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे विभव निकालना चाहूँ या विभवांतर यहाँ पर मैं निकालूं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का, यानी 1 और 2 के बीच का विभवांतर क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ से V2 माइनस का V1 बराबर का W एक्सटर्नल 1 से 2 और डिवाइड बाई Q0 के बराबर। ये आएगा हमारा यहाँ पे, देखो ये आएगा हमारा W एक्सटर्नल। विभवांतर का फार्मूला ये तो था कि 1 से हम अगर A से B तक जाते थे, ठीक, तो या B से A तक आते थे। देखो वहां पे जो हमने लिया था B से A लिया था, जब B से A आए थे तो हमने क्या लिखा था, फाइनल माइनस इनिशियल VA माइनस VB बराबर W एक्सटर्नल, यानी कि Q0 को जो B से A तक लाने में जो वर्क करना पड़ता। अब देखो वर्क कैसा हो रहा है, बाहरी आदमी के द्वारा वर्क हो रहा है ना, हम तो एक्सटर्नल एजेंट है ना, बाहरी आदमी तो हम तो बाहरी आदमी काम कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल कहां से जा रहा है, कहां से 1 से 2 तक जा रहा है, और डिवाइड बाई जो आवेश लेके आता है उस आवेश को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे देखो जो ये हमारा Q0 आवेश है, चूंकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस पे एक बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा, और वो बल जो होगा वो बल हमारा इस दिशा में बल लगेगा, और ये बल होगा QE के बराबर होगा। देखो ये बल हमारा क्या होगा, QE के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर ये हमारा कैसा है, धनात्मक आवेश है, तो इस पे बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, यहाँ पे QE के बराबर बल लगेगा। तो अब जरा यहां से देखो, हमने 1
Q1 पे रखा Q0 को, और ये Q0 तो पे बल लग रहा है और ये अपने आप Q2 पे चला जा, सॉरी अपने आप बिंदु 2 पर अपने आप चला जा रहा है। तो हमें काहे को वर्क करने की जरूरत, हम काहे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे Q0 रखा है। अब इस Q0 पे चूंकि ये Q0 वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या लगाएगा, बल लगाएगा ना यहाँ पे। तो देखो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में QE बल इस तरफ लगेगा, क्योंकि धनात्मक है। Q0 टेस्ट चार्ज होता है, जेब में लेकर घूमते हैं, याद है ना, तो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ये तो अपने आप जा रहा है, तो हमें ले जाने की जरूरत क्या, हमें जो वर्क कर रहे हैं वो एक्सटर्नल वर्क जो हम अपने से कार्य कर रहे हैं वो कार्य करने की जरूरत क्या आ गई। तो फिर जरा एक पॉइंट याद करो, हमने बताया था कि इस आवेश को Q0 को इतना धीरे लेकर जाना है कि वो इनफाइनाइटली पार्ट में डिवाइड हो जाए, बहुत धीरे धीरे लेकर जाना है। या फिर ऐसे बोलो कि इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, यहां पे लिखो इस चीज को। या फिर ऐसे बोलो कि Q0 के गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। ये भी तो हमने बताया था कि Q0 के गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अब परिवर्तन नहीं होगा तो हम इसको इस दिशा में एक बल लगाएंगे। अब चूंकि ये तो अपने Q0 E के बराबर बल से खींचेगा ना, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसके विपरीत दिशा में एक बल लगा देंगे। यहां पर इसके विपरीत दिशा में एक बल लगा देंगे, और ये बल हमारा क्या होगा, F एक्सटर्नल के बराबर होगा। अब देखो जितना बल ये होगा उतना ही बल हमारा क्या होगा, दोनों बल आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम F इलेक्ट्रिक फोर्स बल देखें या F वैद्युत बल देखें, तो वैद्युत बल हमारा कितना है, Q0 E के बराबर है। अगर मैं F एक्सटर्नल की बात करूं कि F एक्सटर्नल कितना है, तो देखो हमारा F एक्सटर्नल यहां लिख दे रहा हूं, तो देखो F एक्सटर्नल जो है वो F एक्सटर्नल जो होगा, देखो हमारा यहाँ पे F एक्सटर्नल जो होगा वो कितना होगा, Q0 E के बराबर वो भी होगा। क्या सही लिख रहा हूँ, Q0 E के बराबर, या फिर ये हमारा माइनस Q0 E के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसा है, विपरीत दिशा में। देखो एक्चुअल में तो ऐसा होगा नहीं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो जैसे मैं इधर QE बल से इसको खींच रहा हूँ, इधर भी मैं QE बल से इसको खींच रहा हूँ, तो क्या दोनों तरफ ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, जितना बल इधर है उतना ही बल इधर है। तो हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल बल होता है उसको थोड़ा सा कम करते हैं, बहुत थोड़ा सा कम करते हैं, ताकि ये देखो ये आगे की तरफ धीरे धीरे आगे की तरफ क्या हो जाए, खसकता लेके चल जाए, ये ऐसे ऐसे आगे की तरफ खसकता चला जाए। अगर बराबर बल हो जाएगा तो खसेगा नहीं, लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दोनों हमारा कैसा है, बराबर है, दोनों बल हमारे कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारा विस्थापन कितना हो रहा है। अगर मैं विस्थापन की बात करूँ तो देखो विस्थापन हमारा कितना हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन जो है, जो हमारा Q0 है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 2 तक जा रहा है। और हमने पहले मान रखा है कि 1 से 2 तक जाता है तो विस्थापन कितना होता है, dr के बराबर विस्थापन इसमें होता है। तो विस्थापन हमारा कितना मिल गया, dr के बराबर विस्थापन यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं वर्क निकालना चाहूँ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में किया गया कार्य, देखो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तो कार्य कर रहे हो, क्योंकि इसी तरफ तो हम इस Q0 आवेश को इसी तरफ तो उठा के ले जा रहे हैं। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में किया गया कार्य W निकालें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में किया गया कार्य W एक्सटर्नल अगर हम निकाले 1 से 2, तो ये W एक्सटर्नल वर्क, याद है ना कि वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये फोर्स जो होगा, ये फोर्स हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है, यहाँ पे डॉट विस्थापन, वही डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये यार विस्थापन। ठीक है, इतना तो जानते ही हो कि यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन के बराबर। तो यहाँ पे देखो फोर्स एक्सटर्नल हमारा कितना है, ये हमारा फोर्स माइनस QE के बराबर है, तो ये जाएगा Q0 E के बराबर। और विस्थापन कितना हो रहा है, dr के बराबर। इसको ध्यान रखना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है F डॉट ds, वहाँ विस्थापन ds मानते थे 11th में, तो F डॉट ds करके लिखते थे। तुमने dr विस्थापन लिया तो विस्थापन कितना लिखेंगे, dr लिखेंगे। तो विस्थापन हमारा कितना हो रहा है, dr, और Q0 E डॉट dr के बराबर है। ये हमारा जो W एक्सटर्नल आया है 1 से 2, ये 1 से 2 हमारा कितना आया, 1 से 2 जो हम जा रहे हैं ये हमारा आया है Q0 E डॉट dr के बराबर। अब जरा W एक्सटर्नल का मान क्या करो, यहां पर उठा के रख दो। ऐसा करो तो इसको नाम दे दो कि इसको नाम दे दो समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहां से लिख लो कि समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखोगे तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 बराबर का W एक्सटर्नल का मान कितना है, Q नॉट ई डी आर के बराबर, सॉरी माइनस है क्योंकि यहाँ पे F एक्सटर्नल का मान कितना है, माइनस है, देखो ये माइनस लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस Q नॉट ई डॉट डी आर डिवाइड बाई Q नॉट के बराबर। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब V2 माइनस V1 है, इसको हम क्या लिख देते हैं, dV लिख देते हैं, इसको हम dV लिख देते हैं और dV बराबर हो जाएगा माइनस का E डॉट डी आर के बराबर होगा। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आया कि वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध ये होता है हमारा कि dV बराबर आएगा माइनस का E डॉट डी आर, ठीक, माइनस का E डॉट डी आर के बराबर होगा। अब चाहो तो इस पे चिन्ह भी लगा सकते हो सदिश का, क्योंकि हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र कैसी होती है, सदिश राशि होती है। अब देखो इस पे मत लगा देना क्योंकि ये हमारी अदिश राशि, इसकी दिशा, इसके पास कोई दिशा नहीं है, ठीक है, इसके बाद दिशा नहीं है। चलो तो इसको ऐसे करके लिख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 2 तक जा रहा है। तो ये हमारा फाइनली जो रिलेशन निकल के आया, संबंध निकल के आया, वो संबंध निकल के आया कि dV बराबर माइनस E डॉट डी आर के बराबर होगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर भी वेक्टर का चिन्ह लगा लो। अब अगर यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो परिमाण निकालोगे तो dV बराबर निकल जाएगा E डॉट डी आर के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला यहाँ से ड्राइव हो गया, ठीक। देखो यहाँ से V2 माइनस V1 जो है इसको विभवांतर है ना, तो इसको देखो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि हमने यहाँ पे बहुत छोटे से पार्ट का विभवांतर निकाला है यहाँ पे, तो हमने इसको क्या मान लिया, छोटा सा पार्ट है तो यहाँ पे छोटा सा वर्क डन भी होगा, तो इसको DW चाहते तो लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जब छोटा सा पार्ट है तो वर्क डन भी छोटा सा होगा, तो विभवांतर भी कितना आएगा, छोटा सा आएगा। तो ये फार्मूला हमारा dV बराबर हो जाएगा माइनस E डॉट डी आर के बराबर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो रिलेशन निकल के आया वो रिलेशन ये हुआ कि dV बराबर माइनस E डॉट डी आर के बराबर आ गया, ठीक। अब देखो हमने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं किया, एक बार फिर से बता रहा हूं कि क्या कहा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया। यहाँ पे समझ में आया है ना, कुछ नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो यार, और क्या, ठीक है। देखो 1 से 2 तक हमें जाना था तो हमने यहाँ पे 1 पे एक आवेश Q नॉट रख दिया। जब आवेश Q नॉट रखा तो देखो इस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या लगेगा, Q नॉट E के बराबर बल लगेगा। तो हमने इसको चूंकि धीरे धीरे लेके जाना है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, इसलिए हमने क्या कर दिया, F एक्सटर्नल इधर लगा दिया। अच्छा एक चीज कभी सोचे हो कि तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो यार, तो अभी तक सोच रहे आया दिमाग में कि हम गतिज ऊर्जा को क्यों कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, अगर परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मान लो हम इसको हम धीरे धीरे ना ले जाके इसको तेजी से ले जा रहे हैं, अगर तेजी से ले जाएंगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो उस गतिज ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए ताकि उसमें कुछ परिवर्तन ना हो तो कुछ वर्क जो होगा वो हमारा उस गतिज ऊर्जा में लग जाएगा। कुछ वर्क जो होगा, जो काम हम करेंगे तो कुछ काम हमारा इस गतिज ऊर्जा को मेंटेन करने में लग जाएगा ताकि हमारा गतिज ऊर्जा क्या हो, परिवर्तन ना हो, ठीक। तो जो हमारा कुछ वर्क उसमें लग जाएगा तो टोटल पूरा वर्क यहाँ पर नहीं आ पाएगा। जब पूरा वर्क यहाँ पर नहीं आएगा तो हमारा विभवांतर का फार्मूला नहीं बन पाएगा, क्योंकि विभवांतर का फार्मूला ये तो था कि टोटल वर्क जो करना पड़ रहा है, कुल वर्क जो करना पड़ रहा है उसको Q नॉट से जो भी आवेश है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो जो वर्क हम कर रहे थे, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क मैं कर रहा था उस वर्क का कुछ हिस्सा तो हमने इसको गतिज ऊर्जा को मेंटेन करने में लगा दिया, तो पूरा का पूरा वर्क यहाँ पे थोड़ी ना आ पाएगा, तो इसीलिए हमारा विभवांतर भी नहीं हो पाएगा, तो पूरी की पूरी कहानी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि गतिज ऊर्जा हमारा क्या हो, परिवर्तन ना हो। इसीलिए मैं पहले लेक्चर से बताते चल रहा हूं कि इसको ध्यान रखना कि गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन ना हो, ठीक है। उसके बाद तो कहानी आसान थी, W एक्सटर्नल निकाल ले, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, हमारा फार्मूला आ गया dV बराबर E डॉट डी आर के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हर जगह यूज होगा, ठीक है, हर जगह ये फार्मूला हमारा यूज होगा, चाहे वो एक समान वैद्युत क्षेत्र हो चाहे असमान वैद्युत क्षेत्र। अभी असमान वैद्युत क्षेत्र करेंगे तब फिर हम यहीं पर आएंगे, ठीक है। चलिए तब तक इतना नोट कर लो पहले, इतना फिर आगे बताते हैं। नोट कर लिया, हो गया नोट कर लिया ना इसको। चलिए मिटा दूं यहाँ से। तो फार्मूला हमारा जो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध निकल के आया वो हमारा रिलेशन क्या आया, dV बराबर माइनस E डॉट डी आर के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आया हमारा ये आया कि dV बराबर होगा माइनस E डॉट डी आर के बराबर।
ई डॉट डी आर, ध्यान रखना ई इंटू डी आर नहीं है, ई डॉट डी आर है। बार बार मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब आप अगर एनसीईआरटी खोलोगे या और भी कई किताबें खोलोगे तो देखो उसमें डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि ई बराबर डी वी बाई डी आर निकल जाएगा हमारा, और यहाँ से हमारा ये वैद्युत क्षेत्र के बराबर आ गया, और वैद्युत क्षेत्र का एक फार्मूला और ड्राइव हो जाएगा यहाँ से, ये सॉरी फार्मूला कह रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक हमारा और निकल जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक हमने पढ़ा था न्यूटन पर कूलम। यहाँ से देखो विभवांतर किस में होगा, ये होगा वोल्ट में, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, और नीचे ये हमारा डी आर किस में होगा, मीटर में, तो इसका एक मात्रक आ गया वोल्ट पर मीटर। ठीक, सब कुछ सही चल रहा है, अभी तो सब कुछ सही है, एकदम अच्छे से चल रहा है। लेकिन ये चीज़ हमारा गलत है, ये चीज़ हमारा गलत है। ठीक, अब एनसीईआरटी को मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, वो लिखा है, सही लिखा है, लेकिन पूरी बात नहीं लिखा है। सही लिखा लेकिन पूरी बात नहीं लिखा। देखो ये तब होगा, देखो डायरेक्ट सबसे पहली बात तो ये समझो कि अगर dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर लिखा है तो डायरेक्ट मैं डी आर को इधर नहीं ला सकता, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, पहले इस डॉट प्रोडक्ट को हटाना पड़ेगा, उसके बाद मैं लेकर आऊंगा। अगर ये ऐसा लिखा होता कि dv बराबर माइनस का ई क्रॉस डी आर या ई इंटू डी आर लिखा होता तो मैं डी आर को ले आता, ई का फार्मूला हमारा निकल जाता यहाँ पे। लेकिन ये चीज मैं यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कैसा है, डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो पहले तो मुझे डॉट प्रोडक्ट हटाना पड़ेगा। तो देखो डॉट प्रोडक्ट जब हटाओगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस आता है। तो जैसे देखो अगर dv बराबर लिखा हुआ है माइनस का ई डॉट डी आर लिखा हुआ, देखो बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी आगे गोलीय आवेश पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका काम पड़ेगा, जब विभव निकालेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक, तो ई डॉट डी आर लिखा, तो ई डॉट डी आर को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई डी आर कॉस थीटा करके लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट ये मान लेता, अच्छा थीटा क्या, हमारा थीटा जो है ये ई और डी आर के बीच का एंगल होगा। तो देखो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र वो वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है, और जो हमारा डी आर है वो डी आर की दिशा, देखो डी आर की दिशा भी तो ये दोनों की दिशा क्या है, समान है। जब दोनों की दिशा समान है तो इसका मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान 1 होगा यहाँ पे, तो इसको मैं डी आर को डायरेक्ट धर ले आऊंगा। देखो जब cos 0 का मान यहाँ से 1 हो जाएगा तो dv बराबर हो जाएगा हमारा ई डी आर, इसको माइनस यहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो e इंटू डी आर के बराबर हो जाएगा, cos 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब मैं इस डी आर को इधर लेके आ सकता हूँ, अब मैं चाहूं तो इस डी आर को क्या लाऊं, इधर ला सकता हूं डी आर को। तो अब हमारा देखो ई बराबर कितना निकल जाएगा, dv बाई डी आर के बराबर निकल जाएगा। देखो ये फार्मूला वहां से लिख दिया है, तो इस फार्मूले को यहां से थोड़ा सा चेंज करो, इसको लिखो कि जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, थीटा का मान 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि विस्थापन और वैद्युत क्षेत्र की दिशा समान है। देखो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और यही हमारी विस्थापन भी तो दिशा है। जब वैद्युत क्षेत्र और विस्थापन की दिशा समान होगी तब ये फार्मूला हमारा वैलिड है। हर जगह इस फार्मूले को हम नहीं लगा सकते हैं, हर जगह हम इस फार्मूले को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा क्वेश्चन मिलेगा वो लगभग इसी फार्मूले पे हर जगह आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बात को समझ लो कि आखिर हम लिख कैसे रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ई बराबर dv बाई डी आर हो गया, ऐसा जरूरी तो नहीं है। देखो जो हमने लिया था यहाँ पे एक जनरल केस लेके हम चल रहे थे कि देखो जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा 1 और 2 ऐसे आए, हो सकता है 1 और ऐसे रख दे, 1 और 2 ऐसे हो जाए, 2 यहाँ पर आ जाए। अब ये देखो ये विस्थापन जो होगा वैद्युत क्षेत्र क्या बनाया, कुछ एंगल बनाएगा। ये 1 और 2 हो सकता है ऐसे आ जाए, ये 1 और 2 हो सकता है ऐसे आ जाए, हो सकता है ये 1 और 2 क्या आ जाए, ऐसे आ जाए। देखो यहाँ से 1 और 2 बन जाए। तो जब हमारा थीटा का मान पता होगा तो ई डॉट डी आर करके हम यहाँ से निकाल लेंगे ई डी आर कॉस थीटा, और थीटा का मान रख देंगे, हमारा डीवी का मान आसानी से निकल जाएगा। तो सॉरी यहां पर हमने क्या किया है, एक जनरल केस लेकर हम चले हैं ताकि यहां से हमारी सारी चीजें डिफाइन हो जाएं। ठीक, अब यहां पे देखते हैं कि जैसे यहां पे तो हमने निकाल लिया कि थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो हम ये काम कर सकते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होगा तो हम ई बराबर dv बाई डी आर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर बराबर थीटा का मान 0 ना हुआ, यानी दोनों एक ही दिशा में ना हुआ, तब क्या काम करेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, देखो थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक,
ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब जो हमारा जो 1 और 2 है, देखो ये कुछ ऐसे हो गया, ये 1 और 2 कुछ ऐसे हो गया, ये पॉइंट हमारा 1 हो गया, ये पॉइंट हमारा 2 हो गया, और जो यहाँ पे ये है ये हमारा विस्थापन dr है। देखो ये हमारा विस्थापन 1 से 2 की तरफ रहा, दिख रहा है ना, ये 1 से 2 की तरफ हमारा विस्थापन हो रहा है। देखो 1 से 2 की तरफ हमारा विस्थापन यहाँ से हो रहा है, और इस विस्थापन को हमने कितना मान लिया, dr मान लिया। तो अब हमें ये करना है कि ये कितना आगे विस्थापित हुआ, हमें विस्थापन देखना है कि dr जो है, क्योंकि यहाँ पे हम Q0 को जब रखेंगे, जब यहाँ पे Q0 को रखेंगे तो ये देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कितना आगे बढ़ा, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे थोड़ी ना बढ़ रहा है, तो तिरछे बढ़ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका दो कंपोनेंट निकालेंगे। देखो यहाँ से इस तरीके से काटेंगे इसको, यहाँ से ये बना लेंगे। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर निकल जाएगा। ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, मान लिया कि एंगल हमारा कितना है, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो अब ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा डी साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, और ये हमारा आएगा डी कॉस थीटा के बराबर। तो अब देखो ये विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन हमारा यहां से लेकर यहां तक विस्थापन हो रहा है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो देखो सिंपल सा देख लो, इसको बना दे रहा हूं इसे, ये ऐसे ही तो बना हुआ है, ठीक। ये हमारा कितना है, dr है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, ठीक। ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा लंब, चाहे इसको मान लेते हैं कि ये हमारा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये लंब और ये आधार हो जाएगा, ठीक। ए बी मान लिया इसको। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि a बटे dr के बराबर। तो a बराबर कितना जाएगा, dr साइन थीटा। तो देखो dr साइन थीटा आ गया यहाँ पे। एक बार cos थीटा लगा लो तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार का मान कितना है b बटे dr, और फिर यहाँ से b का मान निकालोगे तो b का मान कितना जाएगा, dr cos थीटा के बराबर आ जाएगा। वही चीज बन गई। अब चाहो तो यार मैंने कंपोनेंट भी पढ़ा चुका हूँ कि देखो इस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है तो ये हमारा cos थीटा होगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, dr साइन थीटा के बराबर होगा। अब यही dr साइन थीटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उठा के रख दिया। बात वही तो, चाहे कंपोनेंट से समझ लो और नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, दोनों तरीके से आ जाएगा, किसी ना किसी तरीके से तो आ ही जाएगा, इतना तो पढ़ने वाले बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। तो देखो अब देखो यहाँ पे जो हमारा विस्थापन हुआ, ये विस्थापन हमारा, ये विस्थापन नहीं हो रहा, विस्थापन हमारा कितना रहा, ये विस्थापन हो रहा है। तो अब हम dr की जगह पे dr नहीं रखेंगे, तो अब जो फार्मूला बनेगा देखो वो हमारा बनेगा dv बराबर ई डॉट माइनस ई डॉट dr cos थीटा, e इंटू dr cos थीटा के बराबर। इस डॉट को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया यहाँ से। अब चाहो तो सीधा देखो डायरेक्ट चाहो तो इसको ई डॉट dr करके लगा दो, नहीं तो इसका जो पूरा प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर तरीका इसका यही है कि जब हम इसको किसी एंगल पे ले लेते हैं तो ये विस्थापन तो हम यहाँ पे मानेंगे नहीं, विस्थापन तो हमारा एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लेना है। तो इसको हम ये एंगल मान लो, ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से, तो इसको दो कंपोनेंट करेंगे तो देखेंगे किसकी वजह से विस्थापन हो रहा है, इसकी वजह से विस्थापन तो होगा नहीं ना, ये यहाँ पता ऊपर चला गया, तो विस्थापन किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से विस्थापन हो जा रहा है, इस लाइन की वजह से विस्थापन हो रहा है यहाँ पे। तो ये विस्थापन हमारा कितना है, dr cos थीटा के बराबर है। तो अब विस्थापन dr की जगह पे क्या रख देंगे, dr cos थीटा रख देंगे, और डॉट प्रोडक्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ से, अब e का मान निकालोगे तो देखो इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे चाहे dr को नीचे लाओ तो देखो यहाँ से निकल जाएगा e cos थीटा, e cos थीटा बराबर का निकल जाएगा, देखो ये dr नीचे ले आओ तो माइनस का dv डिवाइड बाई dr के बराबर निकल जाएगा, dv डिवाइड बाई dr के बराबर निकलेगा। देखो यहाँ से देखो e cos थीटा को इधर रखा है, dr को इधर ले आया है, ठीक। तो e cos थीटा यहाँ पे आ गया और ये माइनस यहाँ पे ले आया है, तो dv बाई dr के बराबर आ गया। अब देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस चिन्ह आ रहा है। तो माइनस और प्लस हमें यहाँ पे यही बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे हमारा विभव क्या होगा, कम होता चला जाएगा। चाहे तो यहाँ पर भी लिख लो माइनस dv बाई dr लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण करके निकाल दिया था, तुम चाहो तो माइनस dv बाई dr लिख लो। उस माइनस dv बाई dr केवल यही चिन्ह बताता है कि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो विभव क्या होता है, कम होता चला जाता है, ठीक। अच्छा ये माइनस हमारा f एक्सटर्नल की वजह से आया था, तो यहाँ से इस माइनस चिन्ह को ये भी बता सकते हो कि हमारा जो f एक्सटर्नल है वो वैद्युत क्षेत्र की कैसे है, विपरीत दिशा में लग रहा है, ऐसे ही बता सकते हो। चाहो तो यहाँ से भी दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इतना।
समझ में आया ना कि हमने यहाँ पे माइनस dv/dr क्यों नहीं लिख सकते हैं, जो वहाँ पे किताबों में डायरेक्ट लिख दिया है वो इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉट है और डॉट प्रोडक्ट को मैं डायरेक्ट नहीं हटा सकता हूँ, पहले उस डॉट को हटाऊंगा उसके बाद फिर dr को लेकर आऊंगा। तो एक बार हमने मान लिया कि जो हमारा विस्थापन है और वैद्युत क्षेत्र है दोनों एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में हो जाएगा तो cos थीटा का मान 0 होगा, तो यहाँ से dr का मान इधर आ जाएगा। अच्छा, ये चीज यहाँ से भी समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे एंगल हमारा थीटा था, अब हमने ये देखा कि थीटा जो है वो हमारा 0 है, जब थीटा 0 रखूंगा तो cos 0 का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, और cos 0 का मान 1 होगा तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से cos थीटा, और ये dr को नीचे ले आऊंगा तो क्या बनेगा dv/dr डिवाइड बाई माइनस ई के बराबर, ये cos थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो वहां पे जो दिया हुआ किताब में एनसीईआरटी में, तो उस चीज को ध्यान देना कि माइनस dv/dr डायरेक्ट नहीं होता, पहले इस डॉट को देखो। मेन मकसद था हमारा बताने का केवल इतना सही कि ये डॉट को मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं ला सकता हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलो ये भी इसको याद रखना, तब भी चलेगा, ना याद रखोगे तब भी चलेगा, ये याद रखना। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। बस हो गया, आप क्वेश्चन इस पे करते हैं। नोट कर लिया, हो गया। चलिए अच्छा, इसका फार्मूला हमारा कितना आया, ये आया हमारा कि dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर के बराबर। देखो मैं तो यही रट के चलूंगा, मैं तो कहूंगा वो सब छोड़ो, केवल यही याद रखो बस, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर के बराबर होगा। ठीक, अच्छा एक नोट करके पॉइंट लिख लो, आ तो तुम्हारा इसी से जाएगा, लेकिन नोट करके पॉइंट लिख दो कि कुछ किताबों में दिया हुआ है तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे तो ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो देखो अगर हम मान लेते हैं कि कोई दो प्लेट है, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, इसका विभव v1 है, इसका विभव हमारा v2 है, ये दो इसका विभव दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी दे रखी है, ये इसके बीच की दूरी कितना है d के बराबर है। ठीक है, तो इसके बीच का अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहें कि इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होगा v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2 कर लो, v1 2 से 1 जाएगा तो वो जाएगा v1 माइनस v2, w वर्क हो जाएगा। ठीक, और डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा d के बराबर, विस्थापन कितना हो रहा है d के विस्थापन बराबर होगा, ये डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो कि हमारा वैद्युत क्षेत्र E जो होगा वो होगा v1 माइनस v2 डिवाइड बाई d के बराबर होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र वहीं से देख लो, dv बराबर क्या होगा E डॉट dr के बराबर होगा यहाँ से, तो देखो E dv बाई dr, अब देखो E बराबर क्या निकलेगा dv बाई dr निकलेगा यहाँ से, जो फार्मूला अभी हमने लिखा था यहाँ पे कि हमारा E बराबर जो होगा वो माइनस का dv बाई dr के बराबर होता है, या माइनस आओ तो हटा दो वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखो ये विभवांतर जो था इसको v1 माइनस v2 कर लिया। ठीक, अब मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर जो है, टोटल विभवांतर वो v के बराबर है। यहाँ पे मान लेते हैं कि माना प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर v है और v बराबर है v1 माइनस v2, तो यहाँ से E का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा v बाई डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला भी दिया हुआ है कि v और d का मान रख दो तो E का मान हमारा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखो हम दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, अगर हमें विभवांतर दे रखा है और विस्थापन दे रखा है तो वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं हम, और अगर यहीं पर हमें ये दे रखा है वैद्युत क्षेत्र दे रखा है और यहाँ पे हमें ये विस्थापन दे रखा है तो हम विभवांतर को भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर मान लिया जाए कि विभवांतर दे रखा है 100 वोल्ट, विभवांतर जो हमारा 100 वोल्ट है और विस्थापन जो रखा है 10 मीटर दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र पूछा है तो v और dv और dr का मान रखेंगे, E का मान निकल जाएगा, और चाहो तो सीधा यहाँ v और d का मान रखोगे तब भी E का मान निकल जाएगा। या फिर यहीं पर मान लो ये वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, E बराबर दे रखा है 120 न्यूटन पर कूलाम के बराबर। ठीक, या वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी हम जान गए हैं, तो वोल्ट पर मीटर दे रखा है और d का मान दे रखा है 20 मीटर दे रखा है, तो इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमारा विभवांतर भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो एक सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कूलिज नलिका में, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलिज नलिका में
एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है, नहीं 200 किलो वोल्ट है, अब इसको बदलो वोल्ट में, 200 किलो वोल्ट है, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक, 20 सेंटीमीटर। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सीधा देखो यार ई का मान पूछ रखा हमसे, ठीक है, हलवा सा क्वेश्चन है। देखो वैद्युत क्षेत्र ई का मान हमसे पूछ रहा है, अगर कुछ लोग करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके कर ले आसानी से। कह रहा है नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच, ये मान लो एक कैथोड है, ये एक एनोड है, इसके बीच का विभवांतर जो दे रखा है, ये विभवांतर V का मान हमारा कितना दे रखा है, विभवांतर दे रखा है 200 किलो वोल्ट। तो इसको वोल्ट में बदलोगे तो 200 गुणे 10 पे पावर 3 वोल्ट के बराबर निकल जाएगा, ठीक। विस्थापन कितना दे रखा है, D का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलोगे तो 20 गुणे 10 पे पावर -2 हो जाएगा। अब हमसे वैद्युत क्षेत्र पूछा है, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, V/D के होगा। तो V का मान कितना है 20, 200 गुणे 10 पे पावर 3, और D का मान कितना है 20 गुणे 10 पे पावर -2 के बराबर है, ठीक है। ये -2 हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, ये हो जाएगा 10, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा प्लस हो जाएगा, तो 10 गुणे 10 पे पावर 5, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 पे पावर 6 के बराबर हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र ई निकल जाएगा 1 गुणे 10 पे पावर 6। अब चाहे न्यूटन पर कूलाम लिख लो या फिर वोल्ट पर मीटर लिख लो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगले क्वेश्चन में देखो एक चित्र बना हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से एक चित्र बना हुआ है, इसको दे रखा है पॉइंट ए बी सी और डी, 3 सी और डी, ठीक है। यहाँ पे आवेश दे रखा है, अच्छा इसको पूरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे आवेश दे रखा है Q1 बराबर -5 माइक्रो कूलाम, आवेश दे रखा है Q2 बराबर +2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। ये साइड हमें दे रखी है 0.15 मीटर और ये दे रखा है 0.05 मीटर, 0.05 मीटर दे रखा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा। इसमें पूछा क्या है, इसमें कह रहा है कि देखो पढ़ दे रहा हूँ एक बार क्वेश्चन, कह रहा है कि दिए गए चित्र में आयत की भुजाएं 0.05 मीटर तथा 0.15 मीटर है, ठीक। आयत के एक विकर्ण के विपरीत कोनों पर Q1 और Q2 इतना माइक्रो कूलाम का आवेश विपरीत अब रखा है। अब चाहो तो विपरीत स्पेस पे मान लो या चाहो विपरीत स्पेस पे मान लो, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा, अच्छा इस पे नहीं मान सकते क्योंकि इसी पे तो वैद्युत विभव हमसे पूछा, कह रहा कि ए तथा बी पर वैद्युत विभव का परिकलन कीजिए, यानी कि हमें निकालना है VA का मान निकालना है और हमें यहाँ से VB का मान निकालना है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि एक तीसरे आवेश Q बराबर, एक तीसरा आवेश भी दे रखा है, एक तीसरा आवेश दे रखा है Q बराबर 3.0 इंटू 10 पे पावर, अच्छा चलो पहले इतना करो फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से ए और बी पर कितना विभवांतर होगा, वो ए और बी पर विभवांतर निकालो जल्दी से। जो करना चाहो पॉज करके आसानी से कर लो, आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी पर कितना विभवांतर होगा, वो विभवांतर हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखो अब जो ए पर विभवांतर, हम चलो मैं पहले ए पर विभवांतर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ए पर विभवांतर किसकी किसकी वजह से होगा, जैसे देखो अब सिंपल सा वही काम कर रहा हूँ कि अगर एक आवेश यहाँ पर Q रखा हुआ है, इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर विभवांतर निकालना है, ठीक। अगर मान लो कोई एक आवेश यहाँ पे एक Q1 रखा हुआ है, ये दूरी मान लो R1 है और ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, मान लो R2 है, तो इस R1 की वजह से भी विभवांतर होगा, इस Q की वजह से भी विभवांतर होगा, विभव होगा, इस Q की वजह से भी विभव होगा और Q1 की वजह से भी क्या होगा, विभव होगा, दोनों की वजह से हमारा यहाँ पे विभव होगा, ठीक है। हमसे यही तो पूछा यार, एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हाँ ठीक है, ए और बी पर विभव ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखो ए पर जो विभव होगा, विभव किसकी वजह से होगा, इस बी की वजह से भी विभव होगा, यानी Q2 आवेश की वजह से भी विभव होगा, और इस ए पर जो विभव होगा वो Q1 की वजह से भी विभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले निकालते हैं कि आवेश Q1 की वजह से, आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव, इसको मान लेते हैं विभव हमारा V1 है। ठीक, Q1 की वजह से हो रहा है तो इसको मान लेते हैं विभव कितना है, V1 है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, KQ डिवाइड बाई R के बराबर। अब देखो K का मान तो ऐसे ही रहने दो, Q का मान कितना दे रखा है, -5 माइक्रो कूलाम। देखो यहाँ माइनस के साथ रखना होता है, तो -5 माइक्रो कूलाम, तो इसको 10⁻⁻6 कर ले तो किससे बदल गया, कूलाम में बदल गया। ठीक, अच्छा Q बाई आर, ये दूरी हमारी कितनी दे रखी है, मीटर में दे रखी है। ठीक है, 0.05 मीटर के बराबर। ये हो गया हमारा Q1 के कारण बिंदु ए पर विभव हो गया। ठीक, इसी तरीके से निकालो कि आवेश, आवेश Q2 के कारण बिंदु ए पर, बिंदु ए पर विभव, इस पे विभव कितना होगा, तो इसको मान लेते हैं कितना, V2 है। तो V2 की वजह से देखो, इसकी वजह से विभव, इसकी वजह से भी यहाँ पर विभव होगा, तो विभव कितना हो जाएगा, KQ, Q का मान कितना दे रखा है 2, तो इसको माइक्रो कूलाम से कूलाम में बदल लो, 2 × 10⁻⁻6, दूरी कितना है 0.15, तो हो जाएगा 0.15 के बराबर हो जाएगा। तो VA पर विभव कितना होगा, देखो VA पर विभव निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, V1 + V2 का हो जाएगा। यार दिशा वशा देखना नहीं, इसके बाद दिशा ही नहीं है, इसके पास दिशा कहाँ है, तो इसका सीधा सीधा क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे यहाँ पे। तो V1 का मान हमारा कितना आया, -K × 5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.05 प्लस का K × 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.15। अब देखो पूरे में से कॉमन क्या निकल रहा है, पूरे में से अगर कॉमन निकालेंगे तो पूरे में से कॉमन निकल रहा है K × 10⁻⁻6 बाहर निकल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का 10⁻⁻6। ठीक है, एक काम करता हूँ कि इसको पहले लिखता हूँ, इसको बाद में लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे बचेगा 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.125, और ये माइनस का होकर बचेगा K × 10⁻⁻6 बाहर निकल गया तो 5 बचेगा, 5 डिवाइड बाई 0.05 के बराबर बचेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक, देखो तो यहां से हमारा VA का जो विभव निकल जाएगा। अच्छा K का मान कितना होगा, 9 × 10⁻9 के बराबर होगा। सॉरी, हाँ ठीक है, K का मान कितना होगा, 9 × 10⁻9, क्योंकि K का मान कितना होता है 1/4πε0 के बराबर ही तो होता है। तो ये VA पर अगर हम विभव निकालेंगे तो कितना होगा, 9 × 10⁻9 और इंटू 10 कितना है, -6 है। तो दोनों का आधार समान है तो घात को जोड़ दूं तो 9 - 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो जरा इस दशमलव को हटा के ऊपर 0 बढ़ाओ, तो यहाँ पे 2, इसके दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर क्या करो, 2 0 बढ़ा लो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻⁻, एक मिनट यार, एक गड़बड़ हो रहा है, 10⁻⁻6 तो बाहर निकल गया है ना, तो ये तो काम खत्म हो गया ना इसका यहाँ से। तो बचा केवल कितना, 2 ही तो बचा, यहाँ पे केवल कितना बचा, 2 ही तो बचा। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 2 × 100 और डिवाइड बाई नीचे क्या जाएगा, 15 जाएगा, दशमलव हट गया। यहाँ भी वही काम कर लो तो ये हो जाएगा -5 बटे, ये हो जाएगा 5 × ऊपर कितना आ जाएगा 100 के, दिख रहा है ना ये 2 0 है। ठीक है, 100 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो VA का मान निकल जाएगा 9 × 10⁻, घट जाएगा तो 3 बन जाएगा। ये 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा, चाहे एक काम करो कि इसको 2 × 100 डिवाइड बाई 15, इसको देखो जरा 5 से काटो तो 5 दिया 15 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा 20। तो ऊपर बचेगा हमारा 40/3, माइनस का यहाँ कितना बचा है, 100 बचा है। 5 से 5 तो कैंसिल हो गया। ठीक, 5 × 15 और 5 दूना 10 से हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा VA का मान आ जाएगा 9 × 10⁻3, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 300। तो VA का मान हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻3 गुणे
300 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 260, माइनस यहाँ लगा ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 260 डिवाइड बाई 3 के बराबर। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये कट जाएगा तो VA बराबर आ जाएगा। या 3 का गुणा करोगे यहाँ पे तो देखो ये हो जाएगा 0, 6 त्रिक 18 के 8 हासिल है 1, 2 3 दूना 6 1 7, 780 गुणे माइनस का 780 गुणे 10 पे पावर 3 के बराबर। ये हो जाएगा इसका विभव। बिंदु ए पर विभव होगा माइनस 780 गुणे 10 पे पावर 3 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हो गया, कर लिए, हो गया इतना। चलिए नोट कर लिया ना। VA का विभवांतर हमारा निकल गया। अब BV का विभवांतर हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो VA का विभवांतर हमारा कितना आया है, VA का विभवांतर हमारा आया यहाँ से, VA बराबर आया है माइनस 780 गुणे 10 पे पावर 3। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, तो ये हो जाएगा वोल्ट के बराबर। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि VA का जो विभवांतर होगा, VA का जो विभवांतर होगा हमारा यहाँ पे 2 अंक दशमलव इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -7.8 इंटू 10 पे पावर 5 वोल्ट के बराबर। अब ये कई बार भी बता चुका हूँ तो इसको दशमलव को कैसे इधर उधर लेकर जाते हैं। ठीक है, चलिए विभवांतर एट V निकालो। V का जब विभवांतर निकालूंगा तो ये वो भी का V1 प्लस V2 के बराबर आएगा। अब वो सब कहानी लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, V1 प्लस V2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो V1 बराबर देखो पॉइंट B का विभवांतर वो भी आएगा V1 प्लस V2। B पर जो विभवांतर लगेगा, B पर सॉरी एक गलती हो गई, एक मिनट। ये बिंदु कुछ ऐसा माना है, देखो बिंदु थोड़ा ऐसा माना है, इसको C कर दिया है और इसको D, इसको B कर दिया है, इसको B कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर लो, पॉइंट चेंज कर लो इसको। ठीक है, इसको B कर दिया है और इसको C कर दिया है। ठीक, तो यहाँ से हमसे कह रहा है कि पॉइंट B पर विभवांतर कितना होगा, इस 1 की वजह से भी विभवांतर होगा, 2 की वजह से भी विभवांतर होगा, तो 1 की वजह से विभवांतर कितना हो जाएगा, Q का मान, 1 का मान देखोगे Q का मान कितना है, माइनस का 5 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम। ठीक, इंटू डिवाइड बाई R का मान कितना दे रखा है। ठीक, R का मान यहाँ पे कितना है हमारा, V1 प्लस V2 के बराबर। ठीक, अब देखो R का मान हमारा कितना है, यहाँ से ये दूरी हमारी कितनी है, 0.15 थी, हो जाएगा 0.15। ठीक, प्लस का V2 का मान निकालोगे तो ये भी जाएगा K इंटू Q का मान कितना है, 2 इंटू 10 पे पावर -6, क्योंकि माइक्रो कूलम में तो कूलम में बदल लिया, और ये दूरी हमारी कितनी है, 0.05 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो पूरे में से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से K 10 पे पावर -6, तो K इंटू 10 पे पावर -6, फिर वही काम कर ले रहा हूँ यहाँ पे कि इनको पहले लिख ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 0.05 और ये हो जाएगा माइनस का 5 डिवाइड बाई 0.15 के बराबर हो जाएगा। अब ये दशमलव को हटा के, इस 0 को हटा के ऊपर 100 कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, इसको भी हटा के ऊपर क्या कर रहा हूँ, 100 से गुणा कर ले रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखो ये 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20 बनेगा। ठीक, ये 5 से कटेगा तो 5 तिया 15 और ये 3 हो जाएगा और 5 करने में 5। तो देखो हमारा VB जो बराबर आएगा, सॉरी VB है यहाँ पे, जो VB बराबर आएगा वो हमारा है K इंटू 10 पे पावर -6। K का मान कितना होगा, 9 इंटू 10 पे पावर 9 और 10 पे पावर -6, यहाँ इंटू कितना 10 पे पावर -6, दोनों आधार समान है, घात जुड़ जाएगा। फिर इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ कि हमारा VB बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 -6। ठीक है, डिवाइड बाई ऊपर कितना बना, 20 दूना 40 माइनस 100/3, ये हो जाएगा 40 माइनस 100/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो VB का जो मान आ जाएगा वो 9 इंटू 10 पे पावर 3, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो 4 तिया 12, 120 माइनस का ये हो जाएगा 100 के बराबर। ठीक, तो देखो 3 त्रिक 9 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो VB बराबर निकल जाएगा 3 गुणे 10 पे पावर 3 गुणे 10, ये हो जाएगा, यहाँ से 120 में से 100 हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा 20, इसको गुणा कर दो तो VB बराबर हो जाएगा 60 गुणे 10 पे पावर 3, 2 अंक यहाँ दशमलव है, 2 अंक इधर ले आओ तो VB बराबर कितना निकल जाएगा, 0.6 इंटू 10 पे पावर 3 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया हमारा। चलिए, तो VA का मान हमारा इतना आया है,
ये आया VA का मान, और सॉरी इसको मिटा दे रहा हूँ, देखो VA का मान जो आया है वो हमारा आया है 7.8 इंटू 10⁵ वोल्ट आया है। और VA है, VB जो आया है, VB ये कितना आया है 0.6 इंटू 10⁵ वोल्ट के बराबर। ये VA और VB का मान हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए इसको। चलिए अब देखो अगला पार्ट इसमें क्या कह रहा है, इसमें अगला पार्ट कह रहा है, देखो अगला पार्ट इसमें कह रहा है कि एक तीसरा आवेश Q का मान दे रखा है यहाँ पे 3.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में कितना कार्य हो जाता, बिंदु B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे कार्य बताना है कि यहाँ से अगर मान लो एक आवेश यहाँ पर Q रख देता हूँ बिंदु B पर, और Q का मान दे रखा है 3.0 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इस आवेश को ले जाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कार्य का मान बताना है। ठीक, यानी हमें यहाँ पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये वर्क डन यहाँ पर हमें बताना है। ठीक, तो देखो वर्क डन बताने के लिए देखो हमारे पास विभवांतर का फार्मूला क्या था कि अगर B से A तक जा रहे हो तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो VA माइनस VB हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और देखो, ये हमारा माइनस में आया था, ये जो आया था ये हमारा किस में आया था, माइनस में आंसर, ये -7.8 करके आया था। ठीक है ना, कि तो पीछे पलट के देख लो यार, -7.8 आया था। तो हमें कहाँ से ले जाना, बिंदु A से बिंदु B ले जाना। ये आवेश यहाँ नहीं है यार, क्या हो रहा है, ये आवेश यहाँ पे रखा है 3.0 इंटू 10⁻⁻6। इस आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाना है, यानी कि ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये हो जाएगा VB माइनस का VA बराबर का W एक्सटर्नल डिवाइड बाई आवेश Q के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो VB का मान हमें पता है, विभवांतर B पर हम निकाल चुके, कितना है, ये है 0.6 इंटू 10⁵, और VA का मान कितना है, माइनस का 7.8 इंटू 10⁵, W डिवाइड बाई Q का मान कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर है। अब यहाँ से W का मान हमारा निकल जाएगा, तो देखो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁵, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 7.8 इंटू 10⁵, और बराबर W इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर हो जाएगा। अब जरा इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 और 6 14 और 7 1 8, ये हो जाएगा 8.4 गुणे 10⁵5। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁻⁻6 बराबर W। तो देखो W का मान आ जाएगा, W के नीचे पैसा देखो W का मान आ जाएगा, यहाँ से इसका गुणा करोगे तो 4 3 12 और 8 2 16 8 3 24 1 25, ये हो जाएगा 25.2 गुणे 10⁻⁻1 के बराबर। ये हो जाएगा इतना जूल, इसका आंसर आ जाएगा। वर्क आ जाएगा 25.2 गुणे 10⁻⁻1 जूल के बराबर। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा, इसे आवेश को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में इतना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिया। चलिए, कोई खास क्वेश्चन था नहीं। हो गया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। ये क्वेश्चन ये कह रहा हमसे कि मान लो यहाँ पे 2 प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट हमारा ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र है। इस प्लेट का जो विभवांतर है, ये विभवांतर B बराबर दे रखा है प्लस 20 वोल्ट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और कह रहा है ये प्लेट A है, ये प्लेट मान लिया है कि ये प्लेट हमारा A है, ये प्लेट हमारा B है, और कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है वो 2 मीटर के बराबर दे रखा है। बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, वो 2 मीटर के बराबर हमें विस्थापन दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि पॉइंट B पर विभवांतर कितना होगा, पॉइंट B पर विभवांतर हमें यहाँ पर बताना। ठीक है, तो चलो इसका ऑप्शन दे रहा हूँ, एक बार जल्दी से करो, जिसने कर ले गया इसको समझो, उसको सब कुछ आ गया, यानी कि पूरा अभी तक समझ में आया उसको। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखा है 20 वोल्ट, ये दे रखा है 0 वोल्ट, ये दे रखा है 40 वोल्ट, और यहाँ पे दे रखा है ये 10 वोल्ट,
ये इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से इसको ट्राई करो। कर लिया? अब यार पॉज करके ट्राई कर लो जल्दी से, ठीक है। देखो VB का मान हमें यहाँ से बताना है। तो अभी हमें जो रिलेशन पढ़ा था वो पढ़ा था कि DV बराबर जो है वो हमारा -E.dr के बराबर है। ये रिलेशन अभी हमने पढ़ा था विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में, तो यही चीज़ यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखो DV का मान जो हो जाएगा DV बराबर E.dr हो जाएगा। अभी मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। चलो यहाँ पर चिन्ह लगा दो मैग्नीट्यूड का। DV बराबर E.dr के बराबर आ गया, ठीक। E का मान हमारा कितना दे रखा है? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मान भी कुछ देना चाहिए। चलो वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम, ये E का मान दे रखा है। चलो एक बार फिर से ट्राई कर लो यार, वो छूट गया था, फिर से ट्राई कर लो। E बराबर कितना दे रखा है? 10 न्यूटन पर कूलम के बराबर दे रखा है। एक बार फिर से पॉज करो, ट्राई कर लो, अब तो हो जाएगा यार। E का मान कितना दे रखा है? 10 इंटू dr का मान कितना दे रखा है, ठीक। dr का मान निकालोगे तो dr का मान कितना है? 2 दे रखा है, ठीक। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और देखो हमारा विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, ये विस्थापन भी इसी दिशा में जा रहा है हमारा, ये दूरी दे रखा, विस्थापन भी देखो इसी दिशा में जा रहा है, और वैद्युत क्षेत्र भी हमारा इसी दिशा में, वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ था तो इसका 0 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। चाहो तो लिख लो cos 0। तो देखो DV बराबर हमारा कितना आ गया? यहाँ से 20 वोल्ट के बराबर आ गया। अब DV को जरा याद करो, हमने DV को क्या लिखा था? DV को लिखा था कि V2 - V1 लिखा था। हमने जो DV लिखा था उसको क्या लिखा था? V2 - V1। ये यहाँ पे हमारा 1 से A से B पर जा रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे कि हमारा VB - VA करके, क्योंकि A से B जा रहा है तो BV फाइनल माइनस इनिशियल, VB - VA हो जाएगा। यही तो हमने लिखा था। तो देखो दोनों का जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस हमारा कितना आया? 20 के बराबर आया है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 के बराबर आया है। तो यहीं से देख सकते हो। तो देखो यहाँ से 2 ऑप्शन हो सकता है, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 20 के बराबर आया है। या तो ये कितना हो सकता है डिफरेंस जो है, या तो ये 40 वोल्ट हो सकता है यहाँ से, तभी तो दोनों, अगर ये 40 वोल्ट होगा B का, तभी तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 20 के बराबर आएगा। या फिर ये 0 वोल्ट हो सकता है, क्योंकि ये भी 20 आ जाए और ये भी 20 आ जाए तो दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा? 0 के बराबर होगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे हम देखो दोनों का डिफरेंस ही तो निकाले थे V2 - V1 करके। यहाँ पे A से B जा रहा है तो यहाँ से VB - VA करके निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस ये, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 वोल्ट आ रहा है हमारा यहाँ पे। जब डिफरेंस हमारा 20 वोल्ट आ गया यहाँ पे, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस 20 वोल्ट आ रहा है, तो इसमें से 2 ही ऑप्शन हो सकता है डिफरेंस 20 वोल्ट आने के लिए। या तो इसका मान 40 हो जाए तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 20 आएगा। या तो इसका मान 0 हो जाए तब दोनों का डिफरेंस क्या जाएगा? 20 के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो हमने एक चीज पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव हमेशा घटता है, पढ़ाया था ना सबसे पहले कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव हमेशा घटता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अगर यहाँ पे विभव हमारा 20 वोल्ट है तो जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा विभव तो हमारा कितना होगा? कम होता चला जाएगा। तो 40 तो हो नहीं सकता है, तो विभव हमारा कितना हो जाएगा? वो 0 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। सिंपल सा कर सकते हो। विभव कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। यानी कि V2 का जो विभव होगा वो हमारा कितना होगा? 0 वोल्ट होगा। अच्छा, इससे जिससे समझ में आ गया हो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फार्मूला लगा दो। VB - VA बराबर हो जाएगा E.dr के बराबर हो जाएगा, ठीक। VB का मान यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, ये तो निकालना है VB का मान, ठीक। माइनस VA का विभवांतर कितना दे रखा है? विभव 20 वोल्ट दे रखा है, बराबर E का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। E का मान 10 है और dr का मान कितना है? 2 है यहाँ से, तो ये हो जाएगा VB बराबर, इसको जरा उधर लेके जाओ। अच्छा, यहाँ पे माइनस होता है, देखो माइनस dr के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस लगा लो, ये भी माइनस हो जाएगा। इस 20 को उधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा 20, ये इधर जाएगा प्लस का 20, तो VB का मान कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट आ जाएगा। VB का मान कितना जाएगा? 20 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अब चाहो ऐसे कर लो, चाहे उस तरीके से कर लो, दोनों तरीका हमारा सही है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए हो गया, नोट कर लिया इतना। चलिए अब देखते हैं दूसरा केस जो है हमारा। दूसरा केस है कि जब असमान वैद्युत क्षेत्र हो जाए, तो दूसरा केस डालो कि केस सेकंड, यहाँ पे केस सेकंड असमान वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत क्षेत्र यानी कि E का मान जो होगा वो हमारा कांस्टेंट ना हो, ठीक है। तो देखो असमान वैद्युत क्षेत्र जब बनाएंगे तो यहाँ से मान लेते हैं कि इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है
और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक। ये वैद्युत क्षेत्र हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। ये पॉइंट हमारा फर्स्ट मान लो और ये पॉइंट इसको सेकंड मान लो। इस बीच का हमें क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है, या इसके बीच का हमें वैद्युत विभव यहाँ पे निकालना है, ठीक। तो इसके बीच का वैद्युत विभव निकालने के लिए या इनके बीच का रिलेशन निकालने के लिए जब असमान वैद्युत क्षेत्र हो, तब देखो अब यहाँ पे हमारा क्षेत्र क्या है, यहाँ पे घनत्व कम है, यहाँ पे देखो दूर दूर है, घनत्व कम है तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे घनत्व ज्यादा, क्षेत्र कम हो जाएगा। तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ले लूँ, ये इतनी दूरी, केवल एक बहुत छोटा सा दूरी लेता हूँ dr, अगर ये छोटी सी दूरी dr ले लूँ तो यहाँ पे, और जो इसका विभव है, इस विभव मान लेता हूँ कि विभव कितना है, dv के बराबर। छोटी सी दूरी, बहुत छोटी सी दूरी ले लेते हैं dr, और विभव dv है, तो क्या यहाँ पे अब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र मान सकते हैं। यहाँ पे देखो, इस यहाँ से 1 से 2 तक का तो हम एक समान नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है वैद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर छोटी सी दूरी dr लेता हूँ तो वो छोटी सी दूरी को क्या मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र मान सकता हूँ। कितनी दूरी में वैद्युत क्षेत्र हमारा कैसा होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए अगर विभव का फार्मूला लिखूँ तो विभव dv बराबर आएगा माइनस ई डॉट dr के बराबर आएगा। यही तुमने पढ़ा था कि dv बराबर क्या आएगा, माइनस ई डॉट dr के बराबर आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे सदिश का चिन्ह भी लगा सकते हो, इस पे तो 1 to 2 लिख लो, ठीक। अब देखो इसी तरीके से छोटा सा यहाँ से काटूंगा, छोटा सा यहाँ, छोटा सा है, छोटा छोटा ऐसे काटते जाऊंगा। अब छोटे छोटे काटते जाऊंगा। अब हमने पढ़ा है कि छोटे छोटे काट लो, फिर उसके बाद सबको जोड़ दो। और जोड़ने का तरीका यहाँ पे फिजिक्स में क्या, इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन हम कर देंगे कहाँ से, v2 से लेकर v1 तक। तो विभवांतर v2, देखो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं ना, 1 से 2 जा रहे हैं ना, तो विभवांतर हो जाएगा v2 माइनस v1। dv को इंटीग्रेट करूंगा तभी तो हमें 1 से 2 मिलेगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा dv के बराबर हो जाएगा। देखो छोटा सा dv यहाँ मिला, छोटा सा dv, छोटा सा dv, सबको इंटीग्रेट कर दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dv के बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमें निकालना है, 1 से 2 तक का, तो यहाँ से इंटीग्रेशन का मान लगा देंगे। कहां से कहां तक, चाहे तो इसको पोजीशन वेक्टर r1 r2 दे दो, चाहे तो इसको मान लो कि पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश r1 r2 पता है ना, ये r1 r2 हो जाएगा। अब यहीं पे इसका मान रख दो dv का मान, तो माइनस बाहर निकालो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा r1 से r2 e डॉट dr के बराबर हो जाएगा। ई डॉट, अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, देखो दोनों फार्मूले सेम इंपॉर्टेंस रखता है। जितना फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हर जगह वैलिड है फार्मूला, और ये भी फार्मूला हर जगह वैलिड है जब हमारा असमान वैद्युत क्षेत्र हो जाए। और जब असमान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक जगह का dv निकालेंगे और उस dv को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से जहाँ तक हमें निकालना होगा लिमिट रख देंगे। अब चाहो तो r1 की जगह पे r1 2 रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम a b रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे मान दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक का हमें विभवांतर निकालना है। तो आसानी से dv निकाल कर, और dv निकालने का फार्मूला ये है हमारा, और यहां से हमारा ये मान निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बनता है कि यहीं पर अगर एक पॉइंट को मैं इनफाइनाइट ले लेता हूं, जैसे अगर मान लूं कि हमारा जो 1 जो है वो अनंत पे है, अगर हम यहां पे ये मान लेते हैं कि बिंदु 1 जो 1 है ये हमारा जो पॉइंट 1 है, ठीक है, बिंदु 1 जो है वो हमारा अनंत पर है। अगर ये हमारा अनंत पे हो जाएगा, जब ये अनंत पे हो जाएगा देखो v2 माइनस v इनफाइनाइट बराबर का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा r1। तो इस स्थिति से r1 का मान भी कितना हो जाएगा, 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट से लेकर ये हो जाएगा r2, ये हो जाएगा माइनस का e डॉट dr के बराबर निकल जाएगा। अब देखो v इनफाइनाइट को हम 0 रख देते हैं, बताया था ना, v इनफाइनाइट को 0 रखते हैं तो यहाँ से v2 का मान हमारा कितना निकल जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर r2, ये हो जाएगा e डॉट dr के बराबर निकल के आ जाएगा। अगर हमें एक पॉइंट का विभव निकालना है तो एक पॉइंट का विभव हम इस तरीके से निकाल लेते हैं कि जब दूसरे पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट में मान लेंगे कि दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ है, इनफाइनाइट पर है। तो दूसरा फार्मूला जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया कि v2 माइनस v1 बराबर का r1 से r2 माइनस ई डॉट dr के बराबर। एक फार्मूला निकल के आया। ये दो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लो ऐसे ही कि ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए, ये असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, इसको इतना नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लिया। चलिए अब देखो इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई, क्योंकि हमें तो पता है कि अगर असमान वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा तो हम एक समान वैद्युत क्षेत्र छोटा सा निकाल लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जहां से जहां तक बोलेगा आसानी से मान मिल जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जिसके लिए हमें थोड़ा सा कार्टेशियन फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं कि
कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वैसे ये कोई है नहीं टॉपिक इसमें, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन इस पे कार्टेशियन फॉर्म पे बनता है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है एक्स और वाई, इसलिए ये तरीका हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर कार्टेशियन फॉर्म में हम वैद्युत क्षेत्र ई को देखना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र ई जो होगा वो हमारा होगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र होता है। ई एक्स का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र एक्स डायरेक्शन बता रहा है, यहाँ पे जे कैप वाई डायरेक्शन बता रहा है, के कैप जेड डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र बता रहा है। और जो हमारा आर होता है पोजीशन वेक्टर, जो हमारा आर होता है पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, अगर इसको लिखना चाहें तो स्थिति सदिश को हम इस तरीके से लिखते हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस तरीके से हम स्थिति सदिश को लिखते हैं। अब देखो ये स्थिति सदिश को लिखने का तरीका आपको क्लास 11 में बताया गया होगा, ठीक है। अगर नहीं बताया है तो कुछ दिन में वेक्टर का आएगा यार लेक्चर, तो उसमें देख लेना कि स्थिति सदिश कैसे होता है। अभी फिलहाल में इतना याद रखो कि स्थिति सदिश आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप के तरीके से हम लिखते हैं। अब क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डी आर बराबर, देखो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ डी आर बराबर मिल जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप के बराबर मिल जाएगा, हमें इतना मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम dv बराबर, जो फार्मूला है हमारा कि dv बराबर होता है माइनस का ई डॉट डी आर, dv बराबर माइनस का ई डॉट डी आर होता है, ठीक। अब यहाँ पे लगा देते हैं तो dv का मान जब निकालेंगे माइनस का ई का मान हमारा कितना है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक। डॉट ये क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। अब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका पता है ना कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ से dv का मान निकालूं तो देखो डॉट प्रोडक्ट पता है ना कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i का मान 1 होता है, j डॉट j का मान 1 होता है और k डॉट k का मान 1 होता है। उसके अलावा i डॉट j निकालेंगे तो 0 होगा, i डॉट k निकालेंगे तो 0 होगा, j डॉट k निकालेंगे तो फिर क्या होगा 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में केवल हम i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ गुणा कर देते हैं। तो देखो ex का गुणा x में करोगे, सॉरी एक चीज गलती हो गया, यहाँ पे dr का मान लिखना था ना, तो ये तुमने d का मान लिखा, तो dr का मान लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारा dx i कैप प्लस का dy j कैप और प्लस का dz के कैप हो जाएगा, ठीक। तो ex का गुणा dx में करोगे तो ये हो जाएगा ex dx हो जाएगा, ठीक। dv बराबर निकल जाएगा, यहाँ से हमारा dv बराबर निकल जाएगा माइनस का, देखो ex dx निकलेगा। अभी हम माइनस सब में गुणा कर देता हूँ क्योंकि माइनस सब में गुणा होगा y, अच्छा इसका गुणा अगर इसमें करूंगा तो i डॉट j कितना हो जाएगा 0 के बराबर, करने से कोई मतलब नहीं है। i का गुणा z में करोगे तब भी कितना हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि i डॉट k कैप कितना होता है 0 के बराबर होता है, कोई भी लिखने का मतलब है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से y का गुणा y में कर दोगे तो माइनस का ई वाई डी वाई हो जाएगा और माइनस का ई जेड डी जेड के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक। तो हमारा डीवी का मान इतना आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं कि पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो मैथ वाले तो पार्शियली डिफरेंशिएट पढ़ेंगे लेकिन बायो वाले की दिक्कत हो जाती है, तो बता दे रहा हूँ कि अगर देखो जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया हुआ है, अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स के अलावा जितनी क्वांटिटी होंगी सबको मैं कांस्टेंट मान लूंगा, x के अलावा जितनी बची हुई क्वांटिटीज होंगी सबको मैं कांस्टेंट मान लूंगा। अगर मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, अगर पार्शियली डिफरेंशिएट की बात कर रहा हूं, अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो y को छोड़कर जितना होगा सबको कांस्टेंट मान लूंगा। यही तरीका होता है पार्शियली डिफरेंशिएट करने का। तो जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं डेल v डिवाइड बाई डेल x। dv है यार, उसको अब इस तरीके से टेढ़ा बना के इसको बोल डेल पढ़ देते हैं, ठीक है। तो डेल v, तो यहां से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ex तो बाहर निकल जाएगा और dx का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1, तो यहां पे बचेगा माइनस का ex के बराबर ये dy, ये तो हमारा y है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारा ex बराबर आ जाएगा माइनस का डेल v डिवाइड बाई डेल x के बराबर आ जाएगा।
Ex का मान जो आ गया माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर आ गया। इसी तरीके से हम दोबारा पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। देखो पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y के अलावा बाकी सब कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट जीरो, ये कांस्टेंट जीरो, बचेगा केवल ये। तो यहां से हमारा डेल v बाई डेल y जो बचेगा ये आ जाएगा माइनस का EY, और यहां से EY का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का डेल v बाई डेल y के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से एक बार करते हैं कि पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z, इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेल v डिवाइड बाई डेल z, और बराबर का माइनस का Ez आएगा। तो यहाँ से मैं Ez का मान निकाल लूंगा, माइनस का डेल v डिवाइड बाई डेल z के बराबर निकल जाऊंगा, ये हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो पता है ना कि Ex क्या होगा, अगर मान लो मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो Ex तो बाहर निकल जाएगा, और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसीलिए dx बाई dx कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, और Ex हमारा बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद Ey बाहर निकल जाएगा जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ पे बनेगा डेल dy बाई डेल y बनेगा, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तो इसका मान कितना जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं Ex Ey Ez का मान यहाँ से निकल गया। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया, फिर बता रहा हूँ, नोट कर लो, इतना नोट कर लिया। चलिए देखते हैं, यहाँ से हमारा आ गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं E का मान लिखना चाहूँ तो E बराबर हमारा कितना, Ex I का। अब Ex का मान मैं उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, Ey का मान रख सकता हूँ, Ez का मान रख सकता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र का एक फार्मूला मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र देखो E बराबर, वैद्युत क्षेत्र E बराबर निकल के आ जाएगा हमारा माइनस का डेल V बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस का डेल V बाई डेल वाई जे कैप, और माइनस का डेल V बाई डेल Z के कैप के बराबर। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला निकल के आ जाएगा। अभी बता रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ लेता है, तो मैग्नीट्यूड E निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड E निकालने के परिमाण निकालने के लिए क्या कर देंगे, Ex का होल स्क्वायर प्लस Ey का होल स्क्वायर प्लस Ez का होल स्क्वायर। बस ये हमारा यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ E का मान निकल जाएगा, नहीं E का परिमाण यहाँ से निकल जाएगा। देखो Ex लिख दिया है यार, ये लिखना थोड़ा बड़ा पड़ रहा था इसलिए मैंने Ex लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तुम चाहो तो Ex की जगह पे क्या है, डेल माइनस डेल V बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए यहाँ से, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। नोट कर लो, इतना नोट कर लिया। चलिए तो अब देखो कार्टेशियन फॉर्म पे जब क्वेश्चन दिया होता है तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है ये भी देख लो यहाँ पे। ठीक, तो देखो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया था, Ex का मान जो आया था, Ex बराबर आया था माइनस डेल V बाई डेल एक्स आया था। ठीक, Ey का जो मान आया था ये आया था माइनस डेल V बाई डेल y आया था। ठीक है, और Ez का जो मान आया था, Ez का मान यह आ जाएगा माइनस डेल V बाई डेल Z के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ से भी मिटा दे रहा हूँ थोड़ा जगह बन जाए। अब इन सब की ज़रूरत तो है नहीं, काम खत्म हो गया ना। चलिए इतना फार्मूला हमें आया यहाँ से निकल के, मेन यही दो फार्मूला। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि विभवांतर V बराबर दे रखा है 2x माइनस का y दे रखा है। ठीक, 2x माइनस वाई दे रखा है। चलो एक और कर लो ताकि पूरा हो जाए। 2x माइनस वाई प्लस 2z दे रखा है, मतलब ये हमें विभवांतर यहाँ पर दे रखा है। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र E कहाँ पे ज्ञात करना है, इसको निकाल लो। कि चलो निकाल लो इसको, वैद्युत क्षेत्र E 1,0,1 पर ज्ञात कीजिए, 1 पर ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र इतने पर ज्ञात कीजिए। तथा इसमें यह भी कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड भी ज्ञात करिए, कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये भी हमें ज्ञात करिए, इसका परिमाण भी ज्ञात करना है। ठीक है, 1,0,1 पे हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विभव का मान हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ से ये वाले तरीके से आ जाओ यहाँ से कि वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला Ex I कैप Ey J कैप प्लस Ez K कैप। अब Ex निकालने का तरीका ये है, ये डेल V जो मैं यहाँ पे कह रहा था वो डेल V क्या था, विभवांतर का, तो डिफरेंशिएट कर रहे थे यहाँ पे। तो इसको क्या करो, एक बार पार्शली डिफरेंशिएट कर दो। अगर Ex निकालना है तो Ex का
क्या होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ v का जगह पे यहाँ पे रख दो ये, ठीक। तो यहाँ पे रखोगे तो देखो v की जगह पे रखोगे तो अब यहाँ पे फिर वही पार्सली डिफरेंशिएट ही हो रहा है। डेल का मतलब ही होता है पार्सली डिफरेंशिएट। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x को छोड़कर बाकी जितनी क्वांटिटी होंगी सब कैसी हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो देखो x यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी ये भी कांस्टेंट, ये भी पूरा क्या है कांस्टेंट के बराबर। ये है प्लस का 2z, प्लस का 2z है, ठीक है। ये भी कांस्टेंट। तो देखो यहां से आ जाएगा माइनस, तो पहले बाहर निकल जाएगा। ये जो हमें बताया था, अगर नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लो, वहाँ पे बेसिक मैथ के नाम से हमने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पे लेक्चर रखा है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का भी लेक्चर दिया हुआ, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट गुणे के रूप में है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और dx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये y है तो 0 और z है तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो हमारा यहाँ से ex का मान कितना आ गया, -2 के बराबर आ गया। ex का मान हमारा कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक। इसी तरीके से ey निकालो तो ये हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बाहर निकल जाएगा, v का डिफरेंशिएशन करोगे y के रेस्पेक्ट में तो यानी कि y के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। तो ये पूरा कांस्टेंट 0, ये पूरा कांस्टेंट 0, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में -1 और ये -1 कितना जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगला ez निकालो। इसी तरीके से जब ez निकालोगे तो ez का मान कितना होगा, माइनस डेल वी बाई डेल z के बराबर। डेल v का मान अब z के रेस्पेक्ट में करो तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अब देखो वेरिएबल और कांस्टेंट गुणे के रूप में है तो वेरिएबल को बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकल गया, ये साथ में माइनस, और z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1, तो हो जाएगा -2 × 1, बाकी ये भी 0, ये भी 0, तो इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। और बराबर का कितना हो जाएगा, -2 के बराबर। अब अगर मैं यहाँ से ex निकालना चाहूँ तो देखो ex का मान कितना होगा, ex का मान हो जाएगा ex i कैप होता है, सॉरी ex के बराबर वैद्युत क्षेत्र E का मान हो जाएगा हमारा ex i कैप। ex का मान कितना है, -2, तो हो जाएगा -2 i कैप, ठीक। प्लस का फिर क्या होता है, प्लस ey j कैप। तो ey का मान कितना है, +1, तो हो जाएगा प्लस का j कैप। ez k कैप, ez का मान कितना, -2, तो -2 k कैप के बराबर। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला निकल के आ गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ex का स्क्वायर प्लस ey का स्क्वायर प्लस ez का स्क्वायर, सबको पता है यार, देखो तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 4, तो 4 4 8 और एक कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा रूट में 9 और बाहर निकल जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन में कहीं गलती हुआ तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन करने का तरीका हमारा यही है, जल्दी से नोट कर लो, इसको नोट कर लिया, मिटा दो। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि v बराबर दे रखा है x स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर दे रखा। या इसको ऐसे कर लो कि ताकि सब आ जाए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड कर लो, वाई स्क्वायर जेड कर लो, ताकि तीनों एक्स वाई जेड सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। कह रहा है कि ये v का मान दे रखा है, कह रहा है कि वैद्युत ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात कीजिए, और ये हमें ज्ञात करना है 1, चाहे इसको कर लो कि 2, पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। और साथ ही वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी ज्ञात करना। अब मतलब समझ गया ना कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करिए 2, 2 पर, ठीक है। तो जल्दी से इसको खुद से वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए कर लिया, हो गया। चलिए देख, तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालो, ex निकालो। तो ex का मान हमारा कितना होगा, ex का मान हमारा हो जाएगा माइनस डेल v बाई डेल x होगा। तो ex का मान निकालोगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो, तो यहाँ से x को डिफ्रेंशिएट करो। अब देखो यहाँ भी एक, यहाँ x है तो यहाँ y है। अब ये y को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे, y z को कांस्टेंट मान के चलेंगे, केवल और केवल वेरिएबल क्या होगा, x होगा। तो ये y तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, साथ में एक माइनस भी ले लो, ये y बाहर निकल गया, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2xy के
बराबर आ गया। ठीक, इसी तरीके से ई वाई का मान निकालो तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई के बराबर, तो माइनस, अब देखो वाई को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस का, अब देखो ये जेड तो बाहर निकल जाएगा, जेड कैसा है, कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y, तो ये आएगा हमारा फाइनली का माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2yz के बराबर आएगा। ठीक, यहां से हमारा ये आ गया। ई जेड का मान निकालो जरा, यहां से ई जेड का मान निकालोगे तो माइनस का डेल वी डिवाइड बाई डेल जेड के बराबर आएगा। ठीक, डेल वी डिवाइड बाई डेल जेड के बराबर आ जाएगा। ठीक, यहां से माइनस, अब इसको z को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है, तो देखो x भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस, यहाँ पे देखो ये वेरिएबल ये कांस्टेंट, तो अब ऐसा होता है तो वेरिएबल कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तो वाई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर के बराबर मान हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब देखो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे ई एक्स का मान जरा देखो, यहाँ पे कह रहा है ई का मान 2, पे निकालो। पिछले केस में क्या कह रहा था कि 1, 0, 1 पे निकालो, तब हमने क्या किया था कि डायरेक्ट ई एक्स, ई वाई, ई जेड निकाल लिया था। 1, 0, 1 से कोई मतलब ही नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था? उसका रीज़न ये था कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारा नहीं आया था, हमारा यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोई भी मान नहीं आया था। ठीक है, जब एक्स वाई जेड का कोई भी मान नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं रह जाएगी एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे हमारा एक्स वाई जब आ गया है तो इस एक्स वाई का मान क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। चाहे एक काम करो, पहले वैद्युत क्षेत्र निकालो, सीधा सीधा छोड़ो, पहले वैद्युत क्षेत्र निकाल लो। तो वैद्युत क्षेत्र ई का मान जब निकालोगे तो हो जाएगा ई एक्स आई कैप। ई एक्स का मान कितना है -2, तो -2 एक्स वाई आई कैप माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस का एक्स स्क्वायर, एक माइनस बाहर भी है, एक काम करो इसको ऐसे लिख लो कि माइनस बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2yz जे कैप। ठीक, और प्लस का अगला हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर के कैप, ये हमारा निकल जाएगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे देखो के कैप के साथ तो जेड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वाई आ गया, तो ये केवल दिशा को बता रहा है बस, और कुछ नहीं। कि ये इसका मैग्नीट्यूड, जिसको वाई का मान अभी हम रख दे, वाई का मान कितना है 2 है, 2 में रख देंगे, यहाँ पे के का मामला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज मत होना क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद आया है, डिफरेंशिएशन से पहले ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका मान हमें किस बिंदु पर बताना है, ये बताना है 2, 2 पर। ठीक, तो 2, 2 पर निकालोगे तो एक्स वाई जेड का मान रख दो यहाँ पे। तो देखो एक्स का मान 2, वाई का मान 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का 8 आई कैप हो जाएगा। ठीक, माइनस का यहाँ पे एक्स का मान रखोगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा हमारा 32 का जे कैप, 32 का जे कैप, और माइनस का वाई का मान 2 रखोगे तो 2 दूना 4 के कैप के बराबर हो जाएगा। ठीक, जबकि पिछला वाला जो केस था हमारा, पिछला वाला केस कुछ ऐसा बना था कि देखो पिछला वाला केस हमारा यहाँ पे एक्स वाई जेड का कुछ मसला ही नहीं आया था, इसलिए मैंने एक्स वाई का मान यहाँ पे रखा ही था। अगर वहाँ पे एक्स वाई आता तो वहाँ पर भी क्या करता, एक्स वाई का मान रखता, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आया था, इसको हमने वहाँ पे निगलेक्ट कर दिया था। यहाँ पर आ गया तो इसका मान यहाँ पर रख दिया। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा कितने पर, 2, 2 पर। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको हम लिख देंगे अब -8 का स्क्वायर प्लस -32 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब इसको निकाल लो, जो आएगा वही उसका मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया, इतना। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कुछ तो समझ में आया होगा आज का लेक्चर। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बार में करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।